हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का सीडीपीजी वाला पे। मेरा नाम है योगेश लहानकर और स्टूडेंट्स की भारी डिमांड पे जेएमआई के एमए हिस्ट्री एंट्रेंस के डिस्क्रिप्टिव सिलेबस का ये डिस्कशन मैं आपके लिए लाया हूं। इस डिस्कशन का आप देख सकते हैं ये पार्ट 1 है। अब देखिए ये पार्ट 1 तो है, लेकिन इसके पहले जेएमआई सीरीज जब चल रही थी तब मैंने एक बार डिस्क्रिप्टिव सिलेबस के ऊपर आपसे बात की थी। आप जेएमआई सीरीज पूरी देख लीजिएगा, उसमें मेरे ख्याल से 4th या 5th एपिसोड में मैंने डिस्क्रिप्टिव सिलेबस के ऊपर एक बार डिस्कशन आपसे ऑलरेडी कर लिया था। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि स्टूडेंट्स की डिमांड है जेएमआई यानी जामिया मिलिया इस्लामिया, जो कि एक बहुत ही उम्दा यूनिवर्सिटी मानी जाती है, टॉप 5 में आती है। तो इस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी मेरे ख्याल से एनआईआरएफ रैंकिंग 4 है इसकी। तो यहाँ पे एमए हिस्ट्री परस्यू करने के लिए बहुत सारे बच्चे इच्छुक हैं और उनको तो पता ही है कि यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव सिलेबस आ जाता है, आपको आंसर्स बाकायदा लिखने पड़ते हैं। 200 से 250 वर्ड आपको मिलते हैं इनको लिखने के लिए। वैसे देखा जाए तो वो 200 वर्ड्स बोलते हैं, लेकिन चलो 250 वर्ड तक हम लोग मान लेते हैं। तो यहाँ पे जो मैं आपके साथ डिस्कशन करूँगा, यहाँ पे जो आंसर्स, मॉडल आंसर्स मैं आपको दिखाऊंगा, वो लगभग 250 वर्ड्स के रहेंगे, राइट। और ये जेएमआई के लिए क्यूरेटेड हैं। आगे बढ़ते हैं और आज के टॉपिक्स टू बी कवर्ड में क्या कवर करना है। पार्ट 1 में हम लोग आज 3 क्वेश्चंस जो हैं, 3 क्वेश्चंस इसमें डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये 20-20 मार्क्स के होते हैं। तो हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं, 20 मार्क्स के 3 क्वेश्चंस यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। आपको तो पता है पार्ट बी में ये 3 क्वेश्चंस 20-20 मार्क्स के 60 मार्क्स हो जाता है। आपका पार्ट 1 जो होता है वहाँ पे 40 मार्क्स के आपको 40 एमसीक्यू पूछे जाते हैं। कुल मिला के जेएमआई की एग्जाम 100 मार्क्स की होती है, 40 + 60। तो इस प्रकार से हर एक पार्ट में आगे भी मैं इसके पार्ट्स लेके आऊँगा, डिपेंड्स कि आप कितना इसको चाहते हो। तो इसके हिसाब से मैं आगे पार्ट्स लेके आऊँगा। तो ज़रूर से मुझे बता दीजिएगा चैट बॉक्स में कि क्या आपको इसके अगले पार्ट चाहिए होंगे या नहीं चाहिए होंगे, राइट। आगे बढ़ने से पहले याद दिला दूँ, क्यूआर कोड टू ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो प्लीज़ इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। सीयूईटी पीजी और जो दूसरी एग्जामिनेशंस हैं जहाँ पे आपको पीजी एंट्रेंस देना पड़ता है, जैसे कि जेएमआई हो गया, लखनऊ यूनिवर्सिटी हो गया, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी हो गया, सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी जिसको हम यूनिवर्सिटी ऑफ पुणे कहते हैं, इसका एंट्रेंस हो गया। इन सारे एंट्रेंस की तैयारी मैं आपसे हिस्ट्री के लिए करवाऊंगा, ठीक है। तो एमए हिस्ट्री का जो एंट्रेंस होता है अलग अलग यूनिवर्सिटी का और सीयूईटी पीजी, इन सभी की तैयारी आपसे मैं करवाऊंगा। उसके लिए आपको क्या करना है, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना है। चलिए पहले क्वेश्चन के साथ शुरुआत करते हैं विदाउट एनी फर्दर अडू। क्वेश्चन देख सकते हैं, ये मैंने पीवाईक्यू लिया है, ये पीवाईक्यू है बाय द वे, 2016 का ये पीवाईक्यू है। क्वेश्चन है, व्हाट इज द नियोलिथिक रेवोल्यूशन, डिस्क्राइब इट्स डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स। तो सबसे पहले आपको एक चीज पूछी है कि नियोलिथिक रेवोल्यूशन क्या है, और दूसरा आपसे यह पूछा गया है कि इसके फीचर्स क्या है। इस नियोलिथिक रेवोल्यूशन के यानी नवपाषाण युग की जो क्रांति मानी जाती है वो क्या है और इसके फीचर्स क्या है, ये आपसे पूछा गया है। अब यहां पे मैंने आपको ब्लूप्रिंट बताई है सबसे पहले। अब ये ब्लूप्रिंट आपके लिए है, ये एग्जाम में आप नहीं लिखने वाले, लेकिन मैं आपको यहां पे ये बतलाने की कोशिश कर रहा हूं कि आपको अगर आंसर लिखना है तो किस प्रकार से ब्लूप्रिंट जो है आपको बनानी पड़ेगी, आपके दिमाग में एग्जैक्टली क्या सारी चीजें आनी चाहिए। देखिए सबसे पहली बात, क्वेश्चन क्या पूछा है, एकदम प्लेन क्वेश्चन है, व्हाट पूछा है। आपका जो एक्शन है यहां पे बताया जाता है, व्हाट, व्हेन, वेयर, हाउ, डिस्क्राइब, इवैल्यूएट, एसेस, ऐसे अलग अलग शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। व्हाट उसमें से सबसे कॉमन और सबसे आसान है। सीधे तौर पे पूछा जा रहा है कि भाई नियोलिथिक रेवोल्यूशन क्या है, बस बात खत्म। मतलब इसका सीधे तौर पे ये होता है कि नियोलिथिक रेवोल्यूशन, ये व्याख्या आपको बतानी है, किसने दी और क्यों दी, ये आपको बतानी है। वही सबसे पहले हम लोग बोलते हैं, कंसेप्ट हम लोग बताते हैं नियोलिथिक रेवोल्यूशन का। हम इसमें बोलेंगे कि वी गॉर्डन चाइल्ड ने एक्चुअली नियोलिथिक रेवोल्यूशन, ये वाली टर्मिनोलॉजी है, सबसे पहले यूज करी थी। और वो किसके लिए यूज करी थी, फूड गैदरिंग से फूड प्रोडक्शन की ओर जब मानव चल पड़ा था, तो उस पर्टिकुलर बदलाव को दर्शाने के लिए नियोलिथिक रेवोल्यूशन, ये वाली टर्मिनोलॉजी उन्होंने यूज करी थी। एक्सप्लेनेशन क्या होना चाहिए, फंडामेंटल इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पे हुआ, मानव फूड गैदरर से फूड प्रोडक्शन की ओर चल पड़ा। यहाँ पे प्रारंभिक कृषि होती है,
नियोलिथिक का कालखंड में, नवपाषाण युग में। ये हमें यहाँ पे इंट्रोडक्शन में बतलाना है। सेकेंडली देखिए एग्रीकल्चर प्लस डोमेस्टिकेशन, जहां पे हमें ये बतलाना होगा कि भाई फसलों के साथ साथ एनिमल डोमेस्टिकेशन भी काफी बड़े पैमाने पे होता है। और यहाँ पे हम चाहे तो ये भी मेंशन कर सकते हैं कि एनिमल डोमेस्टिकेशन वैसे देखा जाए तो मीजोलिथिक कालखंड में शुरुआत होती है इसकी, लेकिन बड़े पैमाने पे फलता फूलता है नियोलिथिक कालखंड में। ये भी हम लोग यहाँ पे चाहे तो बता सकते हैं। व्हाट डू यू नीड टू एक्सप्लेन? एंश्योर फूड सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी। ठीक है, तीसरा पॉइंट सेडेंटरी लाइफस्टाइल, यहाँ पे परमानेंट सेटलमेंट्स आने लग गई, विलेज रिप्लेस्ड नोमैडिक लाइफ। ठीक है, शाताल, हुयूग, जेरिको, यहाँ पे हमें इस प्रकार की साइट्स देखने को मिलती है जहां पे मानव सबसे पहली बार सेटल हो गया, एक सेटल्ड लाइफ जीते हुए उसने कृषि करना शुरू कर दिया। ठीक है, इन दोनों साइट्स के नाम वहां पे आए हैं हमारे आंसर में। ठीक है, टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस, ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। नए पॉलिश्ड टूल्स का इस्तेमाल यहाँ पे होने लग गया, ज्यादा चमकीले हैं, ज्यादा पॉलिश्ड हैं, ज्यादा बेहतर हैं काम करने में। और साथ ही साथ ये ऐसा युग है जहां पे सबसे पहली बार पॉटरी बहुत बड़े पैमाने पे यूज होने लग गई थी। ये स्टोरेज दर्शाता है, जिसकी वजह से अब स्टोरेज शुरू हो गया और एफिशिएंसी इन डेली लाइफ बढ़ गई। ये भी एक मुद्दा आपके उत्तर में आना चाहिए, क्योंकि आपको सेलिएंट फीचर पूछे। देखिए यहां पे समझिएगा, ये केवल पॉइंट नंबर 1 जो है ना, ये आपका इसका उत्तर है, व्हाट इज नियोलिथिक रेवोल्यूशन। बस इसके बाद पॉइंट नंबर 2, 3, 4, 5, 6, ये सारे के सारे जो आपके पॉइंट्स रहेंगे, ये एक्चुअली इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को डिस्क्राइब कर रहे हैं। डिस्क्राइब द डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स, ये सारे के सारे फीचर्स हैं। तो एग्रीकल्चर करना, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल करना, सेडेंटरी लाइफ जीना, पॉटरी का यूज करना, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के तौर पे जो नए टूल्स हैं उनको यूज करना, सरप्लस यहाँ पे आता है जिसकी वजह से सोशल चेंज होता है, एक्स्ट्रा प्रोडक्शन आता है। ठीक है, और एक्स्ट्रा प्रोडक्शन जैसे ही आता है समाज में डिवीजन ऑफ लेबर होना शुरू हो जाता है, इनइक्वालिटी आ जाती है, सोशल हायरार्की आ जाती है। राइट, डिवीजन ऑफ लेबर, अर्ली हायरार्की हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। जिस किसी बच्चे ने मेरे साथ समर्थ के क्लासेस करे हैं उनको पता है सारा का सारा आंसर मेरे समर्थ की नोट्स के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, मैं बार बार बच्चों से ये कहता हूँ, समर्थ के क्लास में जो कोई भी आता है मैं उनको बार बार कहता हूँ कि ये नोट्स केवल आपके सीयूईटी पीजी के लिए काम नहीं आएंगे, बाकी एग्जाम्स में भी काम आएंगे। यहाँ तक कि यूजीसी नेट में काम आएंगे, स्टेट पीसीएस में काम आएंगे, यहाँ तक कि कॉन्फिडेंस कह लो, ओवर कॉन्फिडेंस कह लो, जो कुछ भी कह लो, लेकिन ये आपको यूपीएससी के प्रीलिम में भी काम आ सकते हैं। इसी प्रकार से इस प्रकार की पीजी जो एंट्रेंसेस होती है यहाँ पे भी काम आएंगे। सारे पॉइंट्स समझ के नोट से हैं। फाइनली मार्शल सैलिन्स, इनका जो क्रिटिकल व्यू है, ये कहते हैं कि ये पूरे के पूरा प्रोग्रेस नहीं यहाँ पे देखने को हमें मिलता। मोर लेबर, पॉसिबल डिक्लाइन इन द क्वालिटी ऑफ लाइफ भी यहाँ पे शायद से हुआ था, ऐसा इनका मानना है मार्शल जी का। तो एक क्रिटिकल व्यू भी हम लोग यहाँ पे प्रेजेंट करेंगे नियोलिथिक रेवोल्यूशन को चैलेंज करते हुए। ठीक है, तो आखिरी पॉइंट जो है, इन सारे के सारे फीचर्स के ऊपर सवाल उठाते हुए हम लोग ये भी बतलाने की कोशिश करेंगे कि शायद ऐसा भी हुआ होगा, नियोलिथिक रेवोल्यूशन जो है शायद ना हुआ हो, ऐसे कुछ स्कॉलर्स कहते हैं। ठीक है, तो ये आंसर हम लोग कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे देखिए एक्चुअल आंसर। द टर्म नियोलिथिक रेवोल्यूशन पॉपुलराइज्ड बाय वी गॉर्डन चाइल्ड रेफर्स टू द ट्रांसफॉर्मेटिव शिफ्ट that happened circa 10,000 BC onwards from hunter-gatherer subsistence to food production to agriculture and animal domestication। एक ही सेंटेंस में कितनी ज्यादा जानकारी दे दी हमने। यहाँ पे एक रफ टाइम फ्रेम बता दिया, हमने उस स्कॉलर का नाम बता दिया जिसने इस पर्टिकुलर टर्मिनोलॉजी नियोलिथिक रेवोल्यूशन को पॉपुलराइज कर दिया है, और उसका सबसे इंपॉर्टेंट फीचर जो कहता है कि मानव हंटर गैदरर से अब फूड प्रोडक्शन में फूड प्रोड्यूस करने लग गया, वो वाली चीज भी हमने यहाँ पे बता दी है ना। इतनी सारी चीजें हमने एक सेंटेंस में बता दी, इसको कहते हैं कम से कम शब्दों में ज्यादा से ज्यादा बतलाना। ठीक है, इट मार्क्स अ फंडामेंटल रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ ह्यूमन इकोनॉमी। पूरा का पूरा जो ह्यूमन एग्जिस्टेंस है उसमें ही एक फंडामेंटल रीस्ट्रक्चरिंग आई है, ये बतलाने की कोशिश यहां पे की है इस पर्टिकुलर सेंटेंस में। तो ये था एक्चुअली आपका इंट्रोडक्शन, ये आपका इंट्रोडक्शन है। आप देख पा रहे हो
मैंने यहाँ पे इंट्रोडक्शन वाली टर्मिनोलॉजी में नहीं लिखी है, इंट्रोडक्शन वगैरह। यहाँ से आपकी मेन बॉडी शुरू हो जाती है। अब यहाँ से आगे पहला तो हमने व्हाट इज न्यूलिथिक रेवोल्यूशन यहाँ पे हमने बोल दिया। यहाँ से आगे हम लोग क्या बोलेंगे, उसके फीचर्स, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। वन ऑफ इट्स कोर फीचर्स वाज द ट्रांजिशन टू एग्रीकल्चर, फर्स्ट एविडेंट इन रीजन्स लाइक फर्टाइल क्रेसेंट वेयर क्रॉप्स सच एज व्हीट एंड बार्ले वेर कल्टिवेटेड। ठीक है, अब ये वर्ल्ड लेवल के नियोलिथिक एज से पूछा गया है और इसी वजह से हम लोग यहाँ पे फर्टाइल क्रेसेंट की वगैरह बात कर रहे हैं। ठीक है, इंडिया की अगर बात होती तो हम लोग मेहरगढ़ के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे हमें सबसे पहली बार मानव जो है एग्रीकल्चर को ये करते हुए एक अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटी बनाते हुए दिखता है। ठीक है, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल होता है जिसकी वजह से अब क्या होता है, फूड सप्लाई स्टेबल हो जाता है। ये चीज हमने लिखी, जिसकी वजह से जीवन में सेडेंटिज्म आता है। मानव एक जगह पे जाके रुक के वहां पे रहने लगता है फॉर एन एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम। मानव अपने यहाँ पे छोटे मोटे कबीले अब बसाना शुरू कर देता है, जिसके शुरुआती उदाहरण हमें जेरिको और शाताल हुयूक में देखने को मिलते हैं। माना यह जाता है कि शाताल हुयूक में जो खेती हमें देखने को मिलती है, जो कि एनाटोलिया में है यानी तुर्की में है, ये मानव ने की हुई सबसे पहली खेती है। ठीक है, आगे द न्यूलिथिक फेज ऑल्सो विटनेस सिग्निफिकेंट टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस। यहाँ पे टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस की बात है। टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस बात हो रही है यहाँ पे स्टोन टूल्स की जो पॉलिश्ड है, पॉटरी की बात हो रही है, वीविंग की बात हो रही है। तो जो नए नए नवाचार यहाँ पे आए थे उनके बारे में यहाँ पे बात हो रही है इस पर्टिकुलर पैराग्राफ में। नेक्स्ट पैराग्राफ में आइडियोलॉजिकल बात हो रही है। रिलीजियस एंड रिचुअल प्रैक्टिसेस यहाँ पे डेवलप हुई, इसके बारे में भी बात हुई है। ये भी न्यूलिथिक कालखंड का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है। अब देखिए, रिलीजियस एंड रिचुअलिस्टिक प्रैक्टिसेस इसके पहले भी मानव हमें फॉलो करते हुए दिखता है, लेकिन जैसे ही वो एक सेटल्ड लाइफ जीने लगता है, इसमें बहुत बड़ा एक एक्सपांशन हम लोग देखते हैं। ठीक है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। However, scholars like Marshall Sahlins critique the idea of revolution. कहते हैं कि शायद यहाँ पे रेवोल्यूशन था नहीं। एग्रीकल्चरल लाइफ में हैव इंक्रीज्ड लेबर एंड रिड्यूस डाइटरी डाइवर्सिटी कंपेयर्ड टू फोरेजिंग। जब मानव फोरेजिंग करता था यानी अन्न संग्रहण करता था, तब उसके खाने पीने में बहुत सारी चीजें आती थी। लेकिन जैसे ही उन्होंने शुरुआती एग्रीकल्चर करना शुरू कर दिया था न्यूलिथिक कालखंड में, उसके पास खाने पीने की चीजों की कमतरता महसूस होने लग गई। वो केवल एक ही चीज ज्यादा खाने लग गया। ठीक है, तो डाइटरी रेस्ट्रिक्शंस यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ गए, ऐसा इनका मानना है। ठीक है, दस द न्यूलिथिक रेवोल्यूशन वाज नॉट मेयरली टेक्नोलॉजिकल शिफ्ट, इट वाज एक्चुअली अ प्रोफाउंड सोशियो इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, तो ये कोई सिर्फ टेक्नोलॉजिकल शिफ्ट नहीं है, इसमें सोशियो इकोनॉमिक चेंजेस आए हैं। इम्पैक्ट वेरिड रीजनली, तो हर एक जगह पे अलग अलग इम्पैक्ट आया है, ये भी आपको बतलाना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जिस प्रकार से न्यूलिथिक एज भारत में सामने उभर के आता है, ज़रूरी नहीं कि दूसरे भागों में भी उसी प्रकार से सामने उभर के आए, ये बतलाने की कोशिश। इट डिसाइसिवली शेप द ट्रैजेक्टरी ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री, सो ऑन एंड सो फोर्थ। ठीक है, ये आपका कंक्लूजन है, ये आपका कंक्लूजन है। आप यहाँ पे देख सकते हैं 10, इस पर्टिकुलर शब्द के साथ मैंने इस पैराग्राफ की शुरुआत करी है। ये जो शब्द होते हैं आपको बताते हैं कि अब हम लोग पूरे के पूरे उत्तर को समअप करने वाले हैं, कंक्लूड करने वाले हैं। ठीक है, तो ये था आपका पहला क्वेश्चन जो कि PYQ था। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर जाएंगे। यहाँ पे देखिए, राइट एन असेसमेंट ऑफ द रीन ऑफ अलाउद्दीन खिलजी बोला गया है। इसी प्रकार का एक क्वेश्चन आपको रजिया सुल्तान के ऊपर आया था ऑलरेडी, और उसी के ऊपर मैंने ये क्वेश्चन बनाया है। अब यहाँ पे आपको सीधे तौर पे असेस करने के लिए बोला है। इसका मतलब ये है कि इस पर्टिकुलर पर्सनालिटी ने जो कुछ भी किया होगा वो आपको ना बल्कि बताना है, बल्कि उसके अच्छे बुरे परिणाम भी आपको बताने होंगे। ठीक है, तो पॉलिटिकल कंटेक्स्ट में हम अभी पहले ब्लूप्रिंट डिस्कस कर लेते हैं। पॉलिटिकल कंटेक्स्ट क्या है, मिलिट्री कंटेक्स्ट क्या है, मंगोल थ्रेट क्या हुआ करती थी अलाउद्दीन खिलजी के ज़माने में, जिसको इन्होंने कैसे ये किया, एक प्रकार से देखा जाए तो मुंह तोड़ जवाब दिया। सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर किस प्रकार से इनके हाथ में हुआ करती थी। मार्केट रिफॉर्म्स काफ़ी ज़्यादा फेमस है। रेवेन्यू रिफॉर्म्स अलाउद्दीन खिलजी ने करे हुए काफ़ी ज़्यादा फेमस है।
हिस्टोरियोग्राफी क्या बोलती है, अलग अलग हिस्टोरियंस का अलाउद्दीन खिलजी के ऊपर क्या मानना है, इनका नेचर ऑफ रूल क्या था, लिमिटेशंस क्या थे, सब कुछ हम लोग बता रहे हैं। देखिए जब कभी भी असेसमेंट आता है ना, आपको लिमिटेशंस बताने ही बताने हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि असेसमेंट बोला है, आपको अच्छी बुरी दोनों चीजें दिखानी होती है। आपको लिमिटेशंस भी बताने हैं, आपको उनके ये भी बताने हैं, अचीवमेंट्स भी बताने हैं। ठीक है, तो चलिए उत्तर कैसे लिखा है उसके ऊपर अब हम लोग ज्यादा फोकस करेंगे। फिर से एक बार इंट्रोडक्शन के साथ शुरुआत, जहां पे हम लोग बेसिक जानकारी देंगे। अलाउद्दीन खिलजी 1296 से लेके 1316 में ये रूल करते हैं, और यहाँ पे एक पॉलिटिकल कंसोलिडेशन होता है, मिलिट्री एक्सपांशन होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव सेंट्रलाइजेशन आता है। इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। दिल्ली सल्तनत के ये सुल्तान है। इनके अगर हम रूल की बात करते हैं, इट इज ऑफ्टन असेस थ्रू द लेंस ऑफ स्टेट फॉर्मेशन, इकोनॉमिक कंट्रोल एंड इंपीरियल एम्बिशन। इंपीरियल एम्बिशन यहाँ पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाएगा। ठीक है, बात करते हैं। मोस्ट नोटेबल अचीवमेंट एक्सपांशन है, कंसोलिडेशन है, मंगोल इन्वेजन को मुंहतोड़ जवाब देना है। 1 दर्जन से ज्यादा बार मंगोल इन्वेजन को मुंहतोड़ जवाब दिया था। वाइल कैंपेन्स इन गुजरात, राजस्थान एंड डेक्कन led by generals like Malik Kafur extended political influence. So he was the first Delhi Sultan to actually cross Narmada and establish his political presence over there. लेकिन हमें यह भी पता है कि अलाउद्दीन खिलजी को वहां पे एक परमानेंट दिल्ली सल्तनत का एडमिनिस्ट्रेशन कभी लगाना ही नहीं था। ही जस्ट वांटेड टू एक्सट्रैक्ट एज मच ट्रिब्यूट एज पॉसिबल, है कि नहीं। आगे एडमिनिस्ट्रेटिवली अलाउद्दीन इज नोन फॉर हिज सेंट्रलाइजिंग मेजर्स। उन्होंने अपने उमाराज यानी नोबल के ऊपर काफी ज्यादा आयन ग्रिप के साथ कंट्रोल रखा हुआ था। ठीक है, काफी ज्यादा अच्छी इनकी इंटेलिजेंस एंड स्पाइनेज सिस्टम थी, है ना। साथ ही साथ डायरेक्ट कंट्रोल ओवर रेवेन्यू था। तो यहाँ पे आप चाहे तो दीवाने मुस्तखरज के बारे में भी बात कर सकते हैं। ही केम अप विद दिस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट कॉल्ड दीवाने मुस्तखरज टू कलेक्ट द एरियर्स इन द लैंड रेवेन्यू। ये भी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, दीवाने मुस्तखरज, है ना। साथ ही साथ रेशनिंग, स्टैंडर्डाइजेशन, प्राइस कंट्रोल, ये सारी चीजें भी उन्होंने करी है। तो इनके मार्केट रेगुलेशंस जो हैं ये काफी इंपॉर्टेंट है, जहां पे उन्होंने प्राइस कंट्रोल किया, राशनिंग की, स्टैंडर्डाइजेशन किया। और ये सारी चीजें क्यों की, ताकि वो बहुत बड़े पैमाने पे एक स्टैंडिंग आर्मी को लो कॉस्ट के ऊपर मेंटेन कर पाए, इसके लिए उन्होंने किया। इनके बारे में अलग अलग हिस्टोरियंस अलग अलग बातें बोलते हैं, ये भी हम लोग बताएंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जियाउद्दीन बर्नी, he portrays them as harsh, the changes that were brought in by Alauddin Khilji. These changes were harsh as per Ziauddin Barni, लेकिन harsh के साथ साथ वे necessary भी है। ठीक है, लेकिन वहीं पे जो मॉडर्न हिस्टोरियंस हैं इरफान हबीब जैसे, वो कहते हैं कि भाई देखो, ये हमें हार्श तो दिखते हैं, लेकिन रैशनल इकोनॉमिक इंटरवेंशन है ये। किसी भी राजा को ये सारी चीजें करनी पड़ती है, ऐसा मॉडर्न हिस्टोरियंस इरफान हबीब जी का मानना है। तो हम कॉन्ट्रास्ट बता रहे हैं। जियाउद्दीन बर्नी बोलता है कि हार्श है लेकिन नेसेसरी है। इरफान हबीब ऑन दी अदर हैंड बोल रहे हैं कि देखो, किसी भी राजा को ऐसी चीजें करनी ही पड़ती हैं, रैशनल इकोनॉमिक इंटरवेंशन है ये। ठीक है, तो इनको हार्श कहना थोड़ा सा गलत हो जाता है, ये रैशनल है, नेसेसरी है। ठीक है, आगे हम लोग आ जाते हैं लास्ट पैराग्राफ के ऊपर, आपके मेन बॉडी के। अथॉरिटेरियनिज्म है। अब यहाँ पे हम लोग इनका क्या करेंगे, क्रिटिसिज्म करेंगे। हेवी टैक्सेशन लेता था। हम यूजुअली यही कहते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे हेवी टैक्सेशन था, लेकिन फिर भी पेजेंट्स ने उसके डर के कारण कभी उसके खिलाफ रेबेलियन नहीं किया। लेकिन मोहम्मद बिन तुगलक ने जब यही वाला चीज करने की कोशिश की, तो उसके खिलाफ इमिडिएटली रेबेलियन हो गया था, है कि नहीं। तो दैट इज वन थिंग। रूरल population was under distress, which is a fact. His measures, though effective during his lifetime, lacked institutional durability and weakened after his death. यहाँ पे आप बोल सकते हैं within 4 years खलजी rule was over, was over, हाँ ऐसे बोल सकते हैं।
अलाउद्दीन खिलजी के मरणोपरांत केवल 4 साल के भीतर खिलजी रूल पूरी तरीके से खत्म हो चुका था। 1316 में मृत्यु है, 1320 में खिलजी रूल खत्म। ये रहा आपका कंक्लूजन। असेसमेंट बोला है तो दोनों चीजें लिखनी पड़ेंगी, है ना। इन सम अलाउद्दीन खिलजीज रीन वाज अ टर्निंग पॉइंट। टर्निंग पॉइंट है, ये तो मान लेते हैं, ठीक है। हिज मिलिट्री सक्सेस, एडमिनिस्ट्रेटिव इनोवेशन सिग्निफिकेंटली एनहांस पावर, येट their coercive nature and limited sustainability presented a mixed legacy of strength and strain in the medieval Indian polity. So obviously he was really very successful when it comes to administration and military campaigns. However, the way he tried to coerce his policies on others, that was something because of which इसकी सस्टेनेबिलिटी जो है काफ़ी कम थी। और अलाउद्दीन खिलजी के बाद इमिडिएटली उन्होंने किए हुए सारे के सारे जो चेंजेस हैं वो बैक ट्रैक किए गए थे इनके सक्सेसर्स के द्वारा, स्पेशली मुबारक शाह खिलजी के द्वारा। नेक्स्ट अप थर्ड क्वेश्चन जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं अगले 5 मिनट में। मॉडर्न ईरान के बारे में ये क्वेश्चन है, गिव अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न ईरान सिंस टाइम इमेमोरियल। तो आपका ये जो ईरान है इसके ऊपर एक क्वेश्चन लेने की कोशिश, और ये जानबूझ के किया गया है क्योंकि अभी अमेरिका वर्सेस ईरान वॉर चल रहा है, तो इसके ऊपर इस तरीके का एक क्वेश्चन आने की संभावना तो हमेशा बनी रहती है। तो एंशियंट पास्ट से लेके मॉडर्न ईरान तक आपको आंसर लिखने का यहाँ पे एक मौका मिलेगा। यहाँ पे जो बहुत सारे पॉइंट्स होंगे इनमें से बहुत सारे आपको पता भी नहीं होंगे, तो ये प्रॉब्लम हो सकती है। ऐसे क्वेश्चन अवॉइड करना ही ठीक है अगर आपको बीच की हिस्ट्री नहीं पता। फॉर एग्जाम्पल हमें पता है एंशियंट लेगेसी अकेमेनिड एम्पायर हम सुनते हैं, सैसानिड एम्पायर हमको पता है, तो यहाँ पे इंपीरियल ट्रेडिशन बहुत पहले से थी। 7th सेंचुरी में अरब्स ने यहाँ पे इस्लामिक कॉन्क्वेस्ट किया, एक कल्चरल शिफ्ट आया, एक रिलीजियस ट्रांसफॉर्मेशन आया 7th सेंचुरी में, ये हम जानते हैं। सफाविद रेवोल्यूशन के बारे में हम लोग जानते हैं 1501 में, ठीक है, जहाँ पे यहाँ पे इस्लाम का एक नया गुट शियाइज्म की स्थापना हो जाती है, और तब से लेके आज तक ईरान अब शिया इस्लाम को फॉलो करता है, ये भी हम जानते हैं। फॉर्मेशन ऑफ ईरानियन आइडेंटिटी हम लोग सफाविद एम्पायर के स्टार्ट से ही जानते हैं। यहां तक तो सभी को पता होगा, लेकिन इसके बाद के जो चेंजेस हैं शायद सबको नहीं पता होंगे। द कजर पीरियड, वीक स्टेट, फॉरेन इंटरफियरेंस, रशिया एंड ब्रिटेन इन्फ्लुएंस। उसके बाद आता है आपका कॉन्स्टिट्यूशनल रेवोल्यूशन 1906 का, फिर आती है आपकी पहलवी डायनेस्टी इस कॉन्स्टिट्यूशनल रेवोल्यूशन के बाद में, ठीक है। और ये पहलवी डायनेस्टी जो है ईरान को मॉडर्नाइज करने की कोशिश करती है। यहाँ पे एक नई डिबेट हो जाती है, ठीक है, वेस्टर्नाइजेशन वर्सेस अथॉरिटेरियनिज्म की। फाइनली 1979 का रेवोल्यूशन होता है जहाँ पे पहलवी डायनेस्टी को ओवरथ्रो किया जाता है। लीडरशिप ऑफ रुहुल्लाह खमेनी एंड देन एंटी वेस्ट इस्लामिक गवर्नेंस यहाँ पे आ जाती है, जो अब तक चल रही है, ठीक है। तो इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड्स ऑफ ईरान जो हैं, जो गार्ड का कोर है ईरान का, इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर, IRGC बोला जाता है, ये इसी पर्टिकुलर गवर्नमेंट का एक हिस्सा है। 1979 के बाद में जो गवर्नमेंट अस्तित्व में आई थी, इस्लामिक रिपब्लिक आया, थियोक्रेटिक है, ये शरिया लॉ के ऊपर बेस्ड है, थियोक्रेटिक एलिमेंट्स हैं इसमें, यूनिक पॉलिटिकल सिस्टम है ये काफ़ी, कंटिन्यूटी एंड चेंज दोनों भी यहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं। एंशियंट आइडेंटिटी को मॉडर्न पॉलिटिक्स के साथ जोड़ने का यहाँ पे हमेशा ये रिजीम प्रयास करती रहती है, ये भी हमें पता है। हाइब्रिड नेचर ऑफ ईरान यहाँ पे सामने हमारे आता है। अब यहाँ पे देखिए इसमें से ये जो कजार पीरियड हो गया, कॉन्स्टिट्यूशनल रेवोल्यूशन हो गया, पहलवी डायनेस्टी हो गई, बहुत सारे बच्चों को शायद ये पता नहीं होगा, और इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन जानबूझ के लिया आपको बताने के लिए कि ये सारी चीज़ें पूछी जा सकती हैं, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लो। वैसे तो मैंने अपने आंसर में ये दे के ही रखा है, ठीक है। तो ये साइंस सिंस टाइम इमेमोरियल से लेके आगे तक आता है, ठीक है। तो ये आपका इंट्रोडक्शन है। इन एंटिक्विटी ईरान मेन बॉडी के ऊपर आते हैं। इट वाज द सीट ऑफ पावर सच एज अकेमेनिड्स एंड ससानियंस, लेकिन 7th सेंचुरी में अरब कॉन्क्वेस्ट हो गया और यहाँ पे इस्लाम इंट्रोड्यूस हो गया, रिलीजियस ट्रांसफॉर्मेशन आया। 1501 में फिर बाद में क्या होता है, सफाविद एम्पायर आ जाता है, सफाविद एम्पायर 1501, और यहाँ पे शियाइज्म जो है इस पर्टिकुलर स्टेट का रिलीजन बन जाता है, राइट। लेकिन आफ्टर सफाविद
कजार डायनेस्टी आती है 1796 से लेके 1925 तक, और यहाँ पे ईरान का एक क्षय होता है, एक पतन हमें देखने को मिलता है। ठीक है, पहलवी डायनेस्टी उसके बाद आती है 1925 से लेके 1979, और इसने ईरान को मॉडर्नाइज किया। इसके ऊपर हम लोग पूरा का पूरा पैराग्राफ लिखते हैं, वेस्टर्नाइज किया। जिसके बाद कुछ लोग बिल्कुल भी इसको सपोर्ट नहीं कर रहे थे, क्योंकि ये ज़्यादा ही वेस्टर्नाइजेशन हो रहा था, ऐसा इनका मानना था। फाइनली यहाँ पे एक ईरानियन रेवोल्यूशन होता है 1979 का। खोमेनी अपनी गवर्नमेंट जो है इस्टेब्लिश कर लेता है, थियोक्रेटिक रिपब्लिक आ जाता है। ठीक है, यहाँ पे क्लेरिकल अथॉरिटी आ जाती है, यानी जो धर्म गुरु हैं वो अब ईरान के ऊपर अपनी सत्ता प्रस्थापित कर लेते हैं। ठीक है, और वेस्टर्न एशियन पॉलिटिक्स में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल अब ईरान प्ले करना शुरू कर देता है। दस द हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न ईरान रिफ्लेक्ट्स अ डायनामिक इंटरप्ले ऑफ कंटिन्यूटी एंड चेंज। ठीक है, इस प्रकार से ये आंसर आप लिख सकते थे। खैर काफ़ी डिफिकल्ट बन जाएगा आपके लिए, ये मैं जानता हूँ, लेकिन खैर कोई बात नहीं। एक ऐसा क्वेश्चन मुझे लेना ही था। तो विद दिस वी आर कमिंग टू एन एंड ऑफ दिस पर्टिकुलर डिस्कशन। अगर अभी तक आपने इस पर्टिकुलर टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा। ये वाली पीपीटी आपको आपके टेलीग्राम चैनल के ऊपर जैसे ही ये वीडियो रिलीज होता है उसके बाद में दे दूंगा। ठीक है, ताकि आपको ये सारे के सारे क्वेश्चन वहाँ पे भी मिल जाए। राइट, होमवर्क में एक काम कीजिएगा, प्रैक्टिस मोर क्वेश्चंस, प्रैक्टिस मोर क्वेश्चंस। ठीक है, इसी प्रकार से लिखने की कोशिश कीजिएगा, और हाँ अंग्रेजी में ही लिखने की कोशिश कीजिएगा। 3 क्वेश्चंस हमने देखे हैं। ठीक है, पहला था PYQ, दूसरा और तीसरा मेरे खुद के थे। ये था अलाउद्दीन खिलजी के ऊपर, अलाउद्दीन खिलजी का असेसमेंट था, और ये था ईरान के ऊपर, ईरान की हिस्ट्री, ईरान हिस्ट्री, है ना। पहला ये PYQ न्यूलिथिक रेवोल्यूशन के ऊपर था, न्यूलिथिक रेवोल्यूशन। ठीक है, सो थैंक यू बच्चों। विद दिस वी आर कमिंग टू एन एंड ऑफ दिस सेशन। थैंक यू एंड बाय बाय। थैंक यू एंड बाय बाय।